नमस्कार बच्चों, मैं कृष प्रताप सिंह। आज मैं आप लोगों को उत्तर प्रदेश बोर्ड कक्षा 8 विषय विज्ञान में पाठ 10 जिसका नाम है फसल उत्पादन। तो इस पाठ को आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा। तो शुरू करते हैं इस पाठ को। देखिए, इस पाठ में हमको क्या क्या पढ़ना है वो देखते हैं पहले। देखिए, पहले हमको भूमि या यहाँ पे मिट्टी की तैयारी। देखो, फसल अगर हमको पैदा करनी है तो पहले उस भूमि को तैयार करना होगा। वो उसको कुछ उपजाऊ बनाना पड़ेगा। तो वो क्या क्या तरीके अपना के हम उपजाऊ बना सकते हैं वो हम जानेंगे यहाँ पे। बीजों का चुनाव एवं बुआई। बीजों का चुनाव कैसे करेंगे, अच्छे बीज कौन से हैं, खराब बीज कौन से हैं, और बुआई का समय कब होता है वो सब जानेंगे, या बुआई का तरीका क्या है वो सारी चीज़ें जानेंगे। अगला देखते हैं, मृदा के पोषक तत्व, उर्वरक एवं रोगाणुनाशक। मिट्टी में कौन कौन से पोषक तत्व हैं या जिनकी कमी है उस कमी को हम पूरा कैसे करेंगे, कौन से उर्वरक का प्रयोग करेंगे, खाद का प्रयोग क्या करेंगे, और जो फसलों में या मिट्टी में जो कीटाणु होते हैं उनको ख़त्म करने के लिए क्या रोगाणुनाशक हम इस्तेमाल करेंगे वो सब भी हम जानेंगे। नाइट्रोजन चक्र और नाइट्रोजन एवं नाइट्रोजन स्थिरीकरण। देखिए, नाइट्रोजन स्थिरीकरण के बारे में तो आप पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। यहाँ एक बार वो चीज़ दोहराई जाएगी। यहाँ भी आप एक बार ये चीज़ जानेंगे कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्या होता है। सिंचाई, कटाई, मड़ाई, अनाज का भंडारण। सिंचाई कब कब करनी चाहिए, कटाई का समय कब होता है, मड़ाई, अनाज का भंडारण, ये सब कैसे करेंगे, ये सब चीज़ें भी जानेंगे हम। फसल सुधार की विधियाँ एवं हरित क्रांति। फसल को हम और अच्छा कैसे कर सकते हैं और हरित क्रांति क्या है, ठीक है, ये भी जानेंगे। जंतुओं से प्राप्त भोज्य पदार्थ और जंतुओं से कौन कौन से भोज्य पदार्थ हमको मिलते हैं ये जानेंगे। तो ये सारी चीज़ें हम इस पाठ में पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं इस पाठ को। देखिए, आप सबको पता होगा, आप लोग जानते होंगे कि इंसान को, यानी जो हम हैं मनुष्य, क्या इनकी जो सबसे मुख्य ज़रूरत होती है वो है रोटी, कपड़ा, मकान। इनको हमें भोजन चाहिए। रोटी का मतलब यहाँ है भोजन से। अगर भोजन हमको नहीं मिलेगा तो हम सही से अपना विकास नहीं कर पाएंगे। और कपड़ा, कपड़ा हमें बदन ढकने के लिए चाहिए। साथ साथ जब मौसम में बदलाव होता है, जैसे ठंडी पड़ती है, बहुत ज़ोरों की ठंड पड़ती है, तो हमको ऊनी कपड़े चाहिए। अगर ऊनी कपड़ा नहीं मिलेगा तो हमको ठंड लग जाएगी और ठंड से हमारी मृत्यु भी हो सकती है, ठीक। और बरसात में हमको इस तरह के कपड़े चाहिए कि अगर हम बरसात में बाहर जा रहे हैं तो हम भीगे ना, ठीक। तो कपड़े की भी ज़रूरत पड़ती है। और मकान, मकान भी हमको इसीलिए चाहिए। मान लीजिए अगर आपके पास मकान नहीं है और बारिश होने लगी तो आप भीग जाएंगे। अगर आप बार बार भीगेंगे, सूखेंगे, तो इससे आपकी तबीयत खराब होगी, आप बीमार हो जाएंगे। मकान नहीं होगा तो ठंड में आप या बहुत गर्मी पड़ रही है तो आप किसके नीचे छाँव में कैसे जाएंगे। हर जगह तो वृक्ष मिलेगा नहीं, हर जगह पेड़ आपको मिल नहीं सकता। तो मकान इसीलिए ज़रूरी होता है। तो इसीलिए मूलभूत जो ज़रूरत कहते हैं इंसान की, वो होती है रोटी, कपड़ा, मकान। चलिए, भारत एक कृषि प्रधान देश है। तो जो हमारा प्यारा भारत है वो कैसा देश है, एक कृषि प्रधान देश है। यानी यहाँ का एक जो कृषि है यहाँ पे हमारे देश में, वो मुख्य एक साधन है, एक जरिया है देश की प्रगति को या देश को आगे बढ़ाने में, ठीक। कृषि, कृषि में हम अनाज पैदा करते हैं। कृषि का मतलब यही तो हुआ, अनाज पैदा करना। अब कुछ चीज़ें जैसे मत्स्य पालन भी कृषि में ही आता है, ठीक। जो मछली का उत्पादन करते हैं इसको भी कृषि के अंतर्गत ही रखा गया है। गेहूँ, चावल, दाल, ये सारी चीज़ें, इन सब का उत्पादन कृषि के अंतर्गत ही आता है, ठीक है। यहाँ की लगभग 70% आबादी कृषि पर निर्भर करती है। इसीलिए इसको बोलते हैं कृषि प्रधान देश। क्योंकि यहाँ पे 100 में से, मान लीजिए अगर हमारे देश की आबादी 100 है तो 100 में से 70 लोग तो कृषि पर आधारित हैं, कृषि करके ही अपना जीवन यापन करते हैं। इसीलिए हमारे देश को कृषि प्रधान देश कहते हैं, क्योंकि यहाँ कृषि जो है मुख्य है।
आमदनी का या जीवन यापन का मुख्य स्रोत कहा जाता है इसे। मानव जीवन की मूलभूत आवश्यकताएं हैं रोटी, कपड़ा और मकान। जैसे मैंने अभी बताया कि मूलभूत जो आवश्यकता होती है सबसे ज़रूरी, कि इसके बिना आदमी नहीं रह सकता आज के समय में। कम से कम इतना तो उसको चाहिए ही चाहिए, रोटी चाहिए, भोजन चाहिए, कपड़ा चाहिए और मकान चाहिए। यह सभी कृषि पर आधारित है। क्या आप जानते हैं कि कृषि की शुरुआत कब और कैसे हुई? देखिए, प्राचीन काल में मानव अपनी भोजन की आवश्यकता की पूर्ति के लिए इधर उधर भटकता रहता था और जंतुओं को मारकर तथा उपलब्ध फल फूल इत्यादि से अपनी भूख मिटाता था। ऐसा अनुमान है कि लगभग 10,000 ईसा पूर्व जब मानव ने नदी के किनारे बसना शुरू किया, तभी से उसने खाद्य पदार्थों को उगाने के तरीके खोज निकाले और यहीं से कृषि की शुरुआत हुई। सभ्यता के विकास के साथ साथ कृषि के क्षेत्र में व्यापक सुधार हुए तथा अनाज, फल, सब्जियों के पौधे उगाए जाने लगे। तो जी, कृषि का विकास कैसे हुआ? धीरे धीरे हुआ। जैसे जैसे मानव विकसित हो गया होता गया, मानव की ज़रूरतें बढ़ती गईं, वैसे वैसे ही वो खुद का विकास करता गया। किसी स्थान पर उगाए गए एक ही प्रकार की उपयोगी पौधों के समूह को फसल कहते हैं। अब फसल तो आपने सुना ही होगा। फसल, ये जो शब्द है, ये आप सुने होंगे कि फसल किसको कहते हैं। तो फसल की जो परिभाषा है, एक तरह से कह सकते हैं कि एक ही प्रकार के कई सारे पौधे, बहुत सारे पौधे जब उगाए जाते हैं और वो उपयोगी होते हैं, तो उनके समूह को हम कहते हैं फसल। जैसे गेहूँ, तो खेत में गेहूँ के बहुत सारे पौधे होते हैं, सिर्फ एक पौधा तो होता नहीं, बहुत सारे होते हैं। और गेहूँ हमारे लिए बहुत उपयोगी चीज़ है। गेहूँ से ही हम आटा बनाते हैं और आटे से फिर रोटी बनता है। ठीक, तो गेहूँ हमारे लिए उपयोगी भी है। और गेहूँ एक समूह में पैदा होता है, एक समूह में हम पैदा करते हैं, इसलिए एक समूह में पैदा होता है। ठीक है, तो इसलिए हम इसको फसल कहते हैं। जैसे गेहूँ की फसल, आलू, प्याज, टमाटर जैसी सब्जियों की फसल, फलों तथा फूलों की फसल आदि। सभी फसलें एक ही ऋतु में भली प्रकार नहीं उगती। ये आप जानते ही होंगे कि फसलों का अलग अलग मौसम में अलग अलग फसलें पैदा की जाती हैं। ठीक है, मौसम के अनुसार ही फसलों का उत्पादन होता है। मौसम के अनुसार फसलें भी अलग अलग किस्म की होती हैं। जैसे जून से अक्टूबर तक उगाई जाने वाली फसल खरीफ की फसल है। खरीफ मतलब, इससे आप ऐसे याद कर सकते हैं, खरीफ का मतलब खरपतवार वाला समय। तो खरपतवार वाला समय जून से अक्टूबर का जो समय होता है, इसको आप खरपतवार वाला समय कह सकते हैं। ठीक है, तो जून से अक्टूबर खरीफ की फसल होती है, यानी खरपतवार वाला फसल। फसल नहीं, खरपतवार वाला समय, ऐसे याद कर सकते हैं। जिसके अंतर्गत मक्का, चावल, मूंगफली आदि बोए जाते हैं। आगे देखते हैं। नवंबर से अप्रैल माह तक बोई जाने वाली रबी की फसल कहलाती है। अब देखिए, नवंबर से अप्रैल का जो समय होता है, इसमें क्या होता है? इस समय में, ये नवंबर से ठंडी समझ लीजिए हमारे शुरू हो जाती है, अच्छे से ठंडी पड़ने लगती है। तो इस समय में हमको सूरज की, यानी रबी 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 मतलब सूरज की आवश्यकता सबसे ज़्यादा होती है। ठीक, तो ऐसे याद करिए कि जब हमको सूरज की आवश्यकता ज़्यादा होती है, तो जिस समय में सूरज की सबसे अधिक आवश्यकता होती है, उस समय को हम रबी की फसल कहते हैं। तो वो समय कब होता है? नवंबर से अप्रैल तक का। इसके अंतर्गत गेहूं, सरसों, चना, आलू इत्यादि बोए जाते हैं। मार्च से जून माह तक बोए जाने वाले फसल जायद फसल हैं। इसमें मूंग, उड़द आदि आते हैं। अब मार्च से जून, देखिए मार्च से जून तक का जो समय होता है, मार्च, अप्रैल, मई, जून, इसमें गर्मी बहुत पड़ती है, धूप बहुत होता है। तो जायद से यहाँ समझिए कि जब ज़रूरत से ज़्यादा गर्मी हो जाए, ज़रूरत से ज़्यादा जब गर्मी होने लगती है, वही समय होता है जायद फसलों का। और वो समय होता है मार्च से जून का, जब गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है। ठीक है, तो इस तरह से आप थोड़ा बहुत याद करने की कोशिश कर सकते हैं।
आगे देखते हैं, अच्छी पैदावार के लिए हमारे किसान चरणबद्ध तरीके से खेती करते हैं। आइए इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो चरणबद्ध तरीका क्या है? सबसे पहले हम मिट्टी तैयार करते हैं, क्योंकि जब तक मिट्टी नहीं तैयार होगी आप उसमें फसल कैसे बोएंगे, बीजों को कैसे डालेंगे। तो सबसे पहले काम करते हैं हम मिट्टी तैयार करना। तो जानते हैं कैसे करते हैं, क्या क्या ज़रूरी चीज़ें होती हैं। मिट्टी तैयार करना, फसल बोने का पहला चरण है खेत की मिट्टी तैयार करना, क्योंकि पौधे मिट्टी से ही जल एवं आवश्यक पोषक या पोषण प्राप्त करते हैं। आपने पिछली कक्षाओं में ही पढ़ा होगा कि जो पौधा होता है या पेड़ होता है वो मिट्टी से ही अपना सारा पोषक तत्व, जल, ये सब ग्रहण करता है, जड़ों के माध्यम से अवशोषित करता है। खनिज, लवण, जल, ये सब चीज़ें अवशोषित करता है। तो पौधे में दो तरह की चीज़ें पाई जाती हैं, एक जाइलम, एक फ्लोएम। इन्हीं दोनों का इस्तेमाल करके वो पौधों में जल और खनिज लवण अवशोषित करते हैं और पौधों के हर भाग तक पहुंचाते हैं। ये चीज़ें आप पिछली कक्षाओं में ही पढ़ चुके हैं। मिट्टी की दरअसल कई किस्में होती हैं, मिट्टी कई प्रकार के होते हैं, ये भी आप जानते ही होंगे, सुना होगा आप लोगों ने। और अगर नहीं जानते तो यहाँ हम जानने की कोशिश करेंगे। जिस मिट्टी में बालू की मात्रा अधिक होती है उसे बलुई मिट्टी कहते हैं। जिस मिट्टी में बालू की मात्रा कम तथा मिट्टी के कण छोटे होते हैं उसे चिकनी मिट्टी कहते हैं। बलुई और चिकनी मिट्टी का मिश्रण दोमट मिट्टी कहलाता है। ठीक, अब कोई पूछता है दोमट मिट्टी क्या है, तो जहाँ जो बलुई और दोमट मिट्टी का मिश्रण जहाँ होता है उसको हम दोमट मिट्टी कहते हैं। जब पेड़ पौधों की पत्तियों, कीट पतंगों तथा गोबर आदि के सड़ने गलने से बना ह्यूमस मिट्टी में मिल जाता है तो तीनों प्रकार की मिट्टी उपजाऊ हो जाती है, इसीलिए उसी को खाद कहते हैं। ठीक है, पेड़ पौधे, गोबर, ये सब जब सड़ने लगते हैं, सड़ते हैं और सड़ के जब मिट्टी में मिल जाते हैं, आप लोगों ने देखा होगा ना कि गोबर को खेतों में फेंका जाता है, फिर उसको उसमें मिलाया जाता है खेत में। तो क्यों फेंकते हैं? क्योंकि वो सड़ा हुआ गोबर होता है और वो ह्यूमस तैयार होता है और मिट्टी में मिलके उस मिट्टी को उपजाऊ बनाता है, खाद का काम करता है, उसी को कहते हैं खाद। भूमि में मिट्टी के कण छोटे बड़े आकार के होते हैं। ये भी आपने देखा ही होगा कि जो धूल के कण होते हैं या मिट्टी के कण होते हैं वो कोई कोई टुकड़ा छोटा होता है, कोई बड़ा होता है, कोई बहुत छोटा होता है, कोई बहुत बड़ा होता है। ये तो आपने अक्सर देखा होगा कहीं ना कहीं। इन्हें एक सार करने के लिए सर्वप्रथम खेत में हल द्वारा जुताई की जाती है। ये भी आपने कहीं ना कहीं, अगर खेतों की जुताई आपने देखी होगी तो देखा होगा कि कई सारे तरीकों से हैरो लगा के या पता नहीं क्या क्या लगा के मिट्टी को, जो टुकड़े होते हैं उनको छोटा किया जाता है, छोटे कणों में तोड़ा जाता है बड़े टुकड़ों को। जुताई से मिट्टी के बड़े कण छोटे कणों में टूट जाते हैं तथा मिट्टी पोली हो जाती है, मुलायम हो जाती है। उथली जुताई हैरो नामक यंत्र से की जाती है। ये देखिए हैरो नामक यंत्र है, तिकोना हैरो है। ठीक है, इससे मिट्टी में वायु संचरण की वृद्धि होती है। जैसे मिट्टी जब, पोली का मतलब यहाँ मुलायम और फोफर, फोफर मतलब एकदम धसी हुई, टाइट नहीं होती है, उसके अंदर इतनी जगह बन जाती है जिससे उसके अंदर हवा आ जा सके तथा अनावश्यक पौधे, जैसे जिसे खरपतवार कहते हैं, नष्ट हो जाते हैं। मिट्टी के उलटने पलटने से उसकी जल धारण क्षमता भी बढ़ जाती है। फिर भूमि को समतल बनाने के लिए लकड़ी का पाटल चलाया जाता है। आपने देखा होगा कि कई 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 जगह बैल चलते हैं और पीछे एक मोटा सा लकड़ी रखा रहता है और उस पर किसान बैठा रहता है या एक दो लोग बैठे रहते हैं और बैल चलता रहता है। तो उससे क्या होता है, खेत को बराबर करते हैं, समतल करते हैं। उसी को बताया जा रहा है कि लकड़ी लकड़ी का पाटल चलाया जाता है। समतलीकरण के कारण भूमि की नमी सुरक्षित रहती है। तो जब बराबर किया जाता है वो इसलिए किया जाता है ताकि जो भूमि की नमी है वो सुरक्षित रहे। अच्छी पैदावार के लिए मिट्टी के किस्म के आधार पर फसल का चुनाव किया जाता है। जैसी मिट्टी है उसी हिसाब से हम फसल का चुनाव करेंगे
उसी प्रकार की फसल को उसके अनुकूल, मिट्टी के अनुकूल फसल का चुनाव करेंगे और उसको फिर उसमें बोएंगे या बुआई करेंगे। जैसे बलुई मिट्टी तरबूज, खरबूज, मक्का, बाजरा आदि के लिए उपयुक्त होती है। इसलिए आपने देखा होगा कि नदी के किनारे अक्सर तरबूज और खरबूज की खेती होती है, क्योंकि नदियों के किनारे जो मिट्टी होती है वो अक्सर बलुई मिट्टी होती है, इसीलिए ये नदियों के किनारे इनकी अक्सर खेती होती है। जबकि चिकनी मिट्टी धान, सनई तथा कपास की खेती के लिए उपयुक्त होती है। दोमट मिट्टी में गेहूँ, चना, मटर, टमाटर इत्यादि फसल बोई जाती है। अब आते हैं बीजों का चुनाव एवं बुआई। बीजों का चुनाव एवं बुआई कैसे करते हैं, चुनाव कैसे करेंगे, फिर बुआई कैसे करेंगे, ठीक है। खेतों की मिट्टी तैयार करने तथा बीजों का चयन करके मिट्टी में बीजों को डालना बुआई कहलाता है, ठीक। स्वस्थ और अच्छे बीज चुनकर डालने से फसल की गुणवत्ता बनी रहती है। अच्छे बीजों के चयन का परीक्षण निम्नवत है। देखिए कैसे, गेहूं के 100 ग्राम बीज आवश्यकता अनुसार अन्य बीज भी ले सकते हैं, मतलब चाहे गेहूं का लीजिए या आपको ज़रूरी है तो ज़्यादा लीजिए, कम लीजिए, जैसा आपको ज़रूरत है। लेकर इन्हें जल से भरे कटोरे में डालिए तथा कुछ समय के लिए ऐसे ही छोड़ दीजिए। थोड़ी देर बाद अवलोकन कीजिए, कुछ बीज तली में बैठे हुए हैं तथा कुछ तैरते हुए दिखाई देंगे। यानी जब कटोरे में पानी लेंगे, उसमें गेहूं का कुछ बीज लीजिए, आप थोड़ा सा ले लीजिए और उसमें बीज को डाल देंगे। कुछ नहीं करेंगे, बस ऐसे डाल दीजिए, ठीक। तो कुछ देर बाद आप देखेंगे कि कुछ बीज नीचे बैठ जाते हैं, पानी में डूब जाते हैं एकदम, और कुछ बीज ऊपर पानी पे तैरते रहते हैं, ठीक। जो बीज तैर रहे हैं वे अंदर से खोखले होने के कारण हल्के हैं। ऐसा कीड़ों के खाने के कारण हो सकता है। यानी जो बीजों को अक्सर जो कीड़े होते हैं अगर वो खा लेंगे, जैसे घुन होता है ना, जब घुन उन गेहूं को बीज से खा लेगा तो वो हल्के हो जाएंगे और पानी पे तैरने लगते हैं। अक्सर ऐसा होता है। ये बीज स्वस्थ नहीं होते, तो जो बीज ऊपर पानी पे तैरते हैं वो बीज स्वस्थ नहीं होते, इसलिए उनसे हमको बुआई नहीं करनी चाहिए। जो बीज सतह में या तली में डूब जाते हैं, पानी में डूब जाते हैं, वो बीज स्वस्थ होते हैं। बुआई के लिए हमें इन्हीं प्रकार के बीजों का चयन करना चाहिए, अतः ये बुआई के लिए उपयुक्त नहीं है। इसके विपरीत तलहटी में बैठा बीज स्वस्थ होते हैं अतः तथा बुआई के लिए उत्तम होते हैं। बीजों के चयन के उपरांत बुआई की जाती है। बुआई के कई तरीके हैं, जैसे कुछ पौधों के बीज छितराकर बोए जाते हैं, जैसे बाजरा, मक्का आदि। कुछ बीज गहराई में बोए जाते हैं, इसके लिए डिबलर तथा बीज बेघक सीड ड्रिल का प्रयोग किया जाए। सीड ड्रिल क्या होता है, जैसे एक गड्ढा बनाया, गड्ढा बना के उसमें बीज को डाल दिया, ऊपर से हल्का सा मिट्टी डाल दिया, ठीक। इस प्रकार की बुआई को सीड ड्रिल या बीज बेधक कहते हैं। इसके द्वारा बीज समान दूरी पर तथा निश्चित गहराई तक बोया जा सकता है। गहराई तक बोए जाने से पक्षियों द्वारा बीज की क्षति की संभावना नहीं होती। यानी पक्षी द्वारा कैसे, मान लीजिए बीज को आपने छितरा दिया खेत में, तो जो पक्षी होते हैं वो आके खेत में बैठते हैं और उन बीजों को खाने लगते हैं। तो इससे क्या होता है, जो बीज आपने डाले उसको तो पक्षी खा गया, तो वो फिर पेड़ कैसे बनेगा, बनेगा ही नहीं। तो इसीलिए बीज बेधक का इस्तेमाल करते हैं, ताकि वो बीज पृथ्वी के अंदर कुछ गहराई तक गड्ढा खोद के बो दिया जाता है, ताकि वो पक्षी को जब दिखाई नहीं देगा तो वो उसको खा नहीं पाएगा। बीजों के बीच उचित दूरी का भी ध्यान रखा जाता है, ताकि जैसे पौधों के बीच होता है ना, पौधा जब हम बोते हैं तो उसके बीच थोड़ी दूरी रखी जाती है, ताकि दोनों को अपनी जड़ें फैलाने का स्थान मिले और सूर्य का बराबर प्रकाश वो ले सकें, ताकि मिट्टी को पर्याप्त सूर्य का प्रकाश, मिट्टी से पर्याप्त मात्रा में जल तथा पोषक तत्व प्राप्त हो सके। इसीलिए दो पौधों के बीच में दूरी होना ज़रूरी है। अब वो निर्भर करता है किस प्रकार के पौधे आप लगा रहे हैं, लेकिन कम से कम अगर आप पौधा लगा रहे हैं तो उसके बीच में, छोटा पौधा है तो कम से कम 1.5 से 2 फीट कोशिश यही करिए कम से कम इतना हो, और अगर बड़ा पौधा लगा रहे हैं तो कम से कम मान लीजिए 8 फीट 10 फीट की दूरी होनी चाहिए।
धान उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल है। हमारा जो उत्तर प्रदेश है इसकी प्रमुख फसल क्या है? धान। ये आप लोग अच्छे से याद कर लेंगे। धान की बुआई के लिए किसी छोटे भूभाग या पौधघर में धान के बीजों को बोया जाता है। जब इनके छोटे छोटे पौधे तैयार हो जाते हैं तो स्वस्थ पौधों को खेत में रोप देते हैं। इस फसल को खेत में खड़े पानी की आवश्यकता होती है। किसान ध्यान रखते हैं कि रोपाई के समय पौधे के मध्य उचित दूरी रखा जाए। यानी जब बुआई करते हैं तो पौधे के बीच में चाहे एक ही बित्ते का होगा, एक यानी कुछ ना कुछ दूरी होगी। बुआई के उपरांत बीज मिट्टी से पोषक तत्व प्राप्त करके वृद्धि करते रहते हैं। तो पौधा वृद्धि कब करेगा? मिट्टी से जब वो पोषक तत्व प्राप्त करेगा, जल प्राप्त करेगा, तभी वो वृद्धि करेगा। अगर उसको पोषक तत्व नहीं मिल रहा है तो वो वृद्धि नहीं करेगा। तो धान कैसे बोते हैं? पहले एक खेत में उसको छोटे बोते हैं धान को, फिर उससे जब छोटे छोटे पौधे हो जाते हैं तो उसके बाद उस पौधों को ले जाके खेत में रोपते हैं और एक निश्चित दूरी पे एक पौधे के बाद दूसरी एक दूरी निश्चित दूरी के बाद दूसरा पौधा लगाते हैं। अब आते हैं मृदा के पोषक तत्व और उर्वरक। जब मिट्टी पोषक होती, मिट्टी में पोषण होगा तभी पौधा हमारा वृद्धि करेगा। तो वो पोषण कैसे तैयार करेंगे, कहाँ से आएगा, क्या क्या होते हैं वो जानते हैं। मृदा के पोषक तत्व, उर्वरक या खाद। पौधे अपनी वृद्धि और विकास के लिए मृदा या मिट्टी जिसको कहते हैं से जल एवं खनिज लवण पोषक तत्व प्राप्त करते हैं। यदि मृदा में पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में उपस्थित नहीं होते हैं तो फसल की पैदावार और गुणवत्ता प्रभावित होती है। पौधों के लिए आवश्यक पोषक तत्व को 3 भागों में बांटा गया है। अब 3 भाग क्या क्या हैं देखते हैं। पहला है मुख्य पोषक तत्व, दूसरा है गौण पोषक तत्व और तीसरा है सूक्ष्म पोषक तत्व। पहले आते हैं मुख्य पोषक तत्व पे। कार्बन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन को पौधे जल एवं वायु से प्राप्त करते हैं, जबकि नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा पोटेशियम को भूमि से प्राप्त करते हैं। तो आप याद कर लेंगे CHO ऐसे, C से कार्बन, H से हाइड्रोजन और O से ऑक्सीजन। ये जो है ये हमको मिलता है हवा से, मतलब हमको नहीं, मतलब पौधों को हवा से मिलता है। और NPK नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, के का मतलब यहाँ पोटेशियम होता है। पोटेशियम का जो निर्देशांक है या जो चिन्ह है वो के से प्रदर्शित करते हैं, इसलिए NPK कहते हैं इसको। ठीक है, तो NPK जो है वो कहाँ, पौधों को कहाँ से प्राप्त होता है? भूमि से। चलिए अब गौण पोषक तत्व पे आते हैं, देखते हैं गौण पोषक तत्व क्या होता है। कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर आदि को पौधे मृदा से प्राप्त करते हैं, यानी मिट्टी से प्राप्त करते हैं। पौधों को इन पोषक तत्व की आवश्यकता मुख्य पोषक तत्व की अपेक्षा कम मात्रा में होती है। यानी जो मुख्य पोषक तत्व हैं इनकी आवश्यकता सबसे ज़्यादा होती है पौधों को। बाकी कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर ये भी इस पौधों को मिट्टी से ही प्राप्त होता है, लेकिन इनकी अपेक्षा जो मुख्य पोषक तत्व हैं उनसे उनकी अपेक्षा कम मात्रा में इनकी ज़रूरत पड़ती है। अब आते हैं सूक्ष्म पोषक तत्व, ये क्या होते हैं। पौधों को कुछ पोषक तत्व जैसे लोहा, तांबा, जिंक आदि की अति सूक्ष्म मात्रा में ही अति सूक्ष्म मात्रा ही पर्याप्त होती है। यानी ये जो लोहा है, तांबा है, जिंक, इसकी बहुत कम मात्रा, बहुत ही कम मात्रा की ज़रूरत होती है पौधों को। फिर भी इनकी कमी होने से पौधों की वृद्धि एवं विकास और फसल की पैदावार प्रभावित होती है। फसल की अच्छी पैदावार के लिए भूमि में सभी पोषक तत्वों की पर्याप्त मात्रा अति आवश्यक है। खेत में जब एक ही फसल वर्ष दर वर्ष लगाई जाती है तो भूमि की पोषकता प्रभावित होती है। इसके लिए एक फसल के बाद दूसरी विकल्प फसल लगाने की प्रथा है। जैसे गेहूं की फसल के बाद दलहन की फसल लगाई जाती है, जिससे भूमि की उर्वरता बनी रहती है। इसे फसल चक्रण कहते हैं। अब आइए देखते हैं फसल चक्रण क्या है। कोई पूछता है कि फसल चक्रण क्या है तो हम क्या कहेंगे।
जब एक प्रकार की फसल हम लगा लेते हैं तो अगली फसल हम दूसरे तरह की लगाते हैं ताकि मिट्टी की जो उर्वरता है वो बनी रहे। इसी को हम कहते हैं फसल चक्रण। इसी प्रकार कपास और मूंगफली भी साथ साथ लगाए जाने की परंपरा है। भूमि की उर्वरा शक्ति कुछ सीमा तक इन प्राकृतिक और पारंपरिक उपायों से सुरक्षित रह सकती है, लेकिन मृदा को अधिक उपजाऊ बनाने के लिए रासायनिक, कृत्रिम अथवा प्राकृतिक खाद का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे अब एक ही फसल हम बार बार जमीन धरती पे जब बोते हैं, भूमि पे बोते हैं, तो उससे जो पहली फसल आप बोएंगे तो उर्वरा क्षमता जो होगी मिट्टी की अधिक होगी। दूसरी बार जब फसल बोएंगे तो उर्वरा क्षमता मिट्टी की कम हो जाएगी। तीसरी बार बोएंगे तो थोड़ी और कम हो जाएगी। तो इस उर्वरा क्षमता को बनाए रखने के लिए हमें मिट्टी में खाद डालना पड़ता है, कुछ रासायनिक उर्वरक डालने पड़ते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें डाल के ही हम उस उर्वरा क्षमता को बनाए रखते हैं। खाद कार्बनिक पदार्थों का मिश्रण होता है। खाद क्या होता है? कार्बनिक पदार्थों का मिश्रण। पौधों तथा जानवरों के अपशिष्ट जैसे गोबर, बेकार साग सब्जियां, पौधे, पत्तियां तथा अन्य जैव अवशेष से प्राप्त कार्बनिक पदार्थ खाद कहलाते हैं। खाद आपने देखा होगा, गोबर गोबर होता है, उसमें कुछ पेड़ पौधे की पत्तियां डाल देते हैं लोग, तो वो सड़वड़ जब एकदम सड़ जाते हैं तो वो खाद का निर्माण हो कर देते हैं। इन अपशिष्ट पदार्थों को एक गड्ढे में एकत्रित करके मिट्टी से ढक दिया जाता है तथा सूक्ष्म जीव जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल कार्बनिक पदार्थ में अपघटित कर देते हैं। इस प्रकार तैयार की गई खाद कंपोस्ट कहलाती है। तो जो गड्ढों में कूड़ों को, जो आपको पढ़ाया गया होगा कि जो गीले कूड़े होते हैं या जो रासायनिक कूड़े नहीं होते हैं, जैसे पेड़ों की छाल, पत्तियां, गोबर, ये सब क्या है, इन सबको जब हम एक गड्ढे में डाल देते हैं और ऊपर से मिट्टी से ढक देते हैं तो कुछ समय बाद, कुछ माह बाद ये उसमें छोटे नहीं सूक्ष्म जीव पैदा होते हैं और वो जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल कार्बनिक पदार्थ में बदल देते हैं, जिससे वो खाद में बदल जाते हैं और इस प्रक्रिया को कंपोस्ट कहते हैं। खाद के माध्यम से पोषक तत्व यदि पूरे न पड़ते हों तब रासायनिक उर्वरकों का इस्तेमाल किया जाता है। यानी पहले हमें जो देसी तरीका है हमेशा वही अपनाना चाहिए। जब उससे अगर आपकी पूर्ति नहीं हो रही है खाद की, उर्वरक क्षमता बढ़ाने की, तो फिर हम रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करते हैं। रासायनिक उर्वरक ऐसे लवण या कार्बनिक यौगिक होते हैं जिसमें पौधों के लिए आवश्यक पोषक तत्व जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कार्बन आदि उपस्थित होते हैं। प्रमुख रासायनिक उर्वरक यूरिया, अमोनियम सल्फेट, पोटेशियम नाइट्रेट, सुपर फास्फेट ऑफ लाइम इत्यादि ये प्रमुख रासायनिक उर्वरक हैं। ठीक है, इनमें नाइट्रोजन तथा फास्फोरस प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। उर्वरक जल में अति घुलनशील होते हैं, इसी कारण पौधों की जड़ों द्वारा आसानी से अवशोषित हो जाते हैं और पैदावार बढ़ाने में सहायक होते हैं। यानी जो उर्वरक हम खेतों में डालते हैं तो वो पानी के साथ बहुत जल्दी गल जाते हैं और जब गल जाएंगे तभी हमारा जो पौधा है वो ज़मीन से या भूमि से अपने जड़ों के माध्यम से वो सारे जो खनिज लवण होते हैं वो ज़रूरत की चीज़ों को सोख कर या खींचकर अपने पौधों के हर भाग में पहुंचाते हैं। जैसे तना हो गया, पत्ती हो गए, फूल हो गए, फल हो गए, इन सब जगहों पे तभी पहुंचा पाएगा और तभी वो विकास करेगा। आगे देखते हैं। अलग अलग फसल के लिए उर्वरक भी अलग अलग प्रकार के इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे दलहनी फसलों को नाइट्रोजन उर्वरकों की आवश्यकता नहीं होती क्योंकि इन पौधों की नाइट्रोजन की ज़रूरत उनकी जड़ों में स्थित जीवाणु की सहायता से नाइट्रोजन स्थिरीकरण द्वारा पूरी हो जाती है। अब देखा आपने यहाँ नाइट्रोजन स्थिरीकरण। नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहाँ होता है? ये होता है जड़ों में। पौधों में एक जीवाणु होता है, वो पौधों में खुद को बसाने के लिए नाइट्रोजन एकत्रित करता है
और वो नाइट्रोजन जो होता है वो पौधों के लिए बहुत लाभकारी होता है। ठीक है, तो इसी चीज़ को कहते हैं नाइट्रोजन स्थिरीकरण। देखिए अब ये होता है नाइट्रोजन चक्र एवं नाइट्रोजन स्थिरीकरण। देखिए बगल में यहाँ चित्र भी दिया हुआ है एक नाइट्रोजन स्थिरीकरण एवं नाइट्रोजन चक्र का। देखिए हवा में वायुमंडलीय नाइट्रोजन मतलब जो हवा में नाइट्रोजन मौजूद है, क्या होता है, ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु होते हैं, ये सहजीवी जीवाणु होते हैं। ठीक है, ये जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते हैं जो जीवाणु, वो क्या होते हैं, सहजीवी जीवाणु होते हैं। सहजीवी का मतलब तुम मुझे रहने के लिए जगह दो, मैं तुम्हें ये सामान दूंगा। जो इस तरह का काम करते हैं उनको सहजीवी कहते हैं। तो जीवाणु पौधे की जड़ों में खुद को रहने के लिए जगह, जो पौधा है वो जीवाणु को रहने के लिए जगह दे देता है, और जो जीवाणु है वो पौधे को नाइट्रोजन एकत्रित करके प्रदान कर देता है। ये कुछ इस तरह से काम करता है। तो यहाँ नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु होता है जो सहजीवी होता है, और वो यहाँ पे मिट्टी में नाइट्रेट्स के रूप में मिट्टी में जो है नाइट्रोजन एकत्रित करता है। फिर यहाँ ये देखिए कृत्रिम उर्वरक। अब कृत्रिम उर्वरक आप डालते हैं तो ठीक है, नहीं डालते हैं तो कोई बात नहीं। फिर यहाँ से जीवाणु द्वारा क्या होता है, फिर नाइट्रोजन ऊपर चला जाता है। ठीक, यानी वायुमंडल में, ऊपर का मतलब वायुमंडल में। यहाँ देखिए नाइट्रीकरण जीवाणु जो होगा, ठीक है, ये जो जीवाणु होगा ये आता है नाइट्रोजन के यौगिक। यहाँ नाइट्रोजन के यौगिक से यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे भी ये मतलब ये जो नाइट्रोजन है, ये जो जीवाणु है ये नाइट्रोजन को कहीं ना कहीं से बटोरता है। ठीक है, कहीं ना कहीं से बटोर के उसको मिट्टी में जो पौधा लगा है, पौधे की जो जड़ें होती हैं, उन जड़ों में कहीं ना कहीं से बटोर के उसको एकत्रित करेगा। ऐसे ये आपका मान लीजिए कोई पौधा है, ठीक, और ये मिट्टी है, मिट्टी के नीचे ये जड़ें हैं इसकी पौधे की। तो जो पौधे की जड़ें होंगी ऐसे ऐसे, उन्हीं जड़ों में ऐसे ऐसे छोटी छोटी गोलियां आपको दिखाई देंगी। ये तरह की गोलियां जो बनती हैं, इन्हीं गोलियों में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है। ऐसा कुछ होता है। ठीक, चलिए अब आते हैं इधर, देखते हैं। नाइट्रोजन सभी खाद्य पदार्थों का एक आवश्यक अवयव है। हालांकि यह वायु में प्रचुर मात्रा में, वायु में लगभग कितना है, 79% में उपस्थित है, 79%। ठीक, फिर भी पौधे इसे सीधे वायुमंडल से ग्रहण नहीं कर सकते। वायुमंडल की नाइट्रोजन को घुलनशील नाइट्रेट्स में बदलने की क्रिया नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहलाती है। ये ठीक है, इस क्रिया को कहते हैं नाइट्रोजन स्थिरीकरण। करता कौन है, जो जीवाणु होता है वो करता है। पौधे नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स के रूप में निम्नलिखित विधियों से प्राप्त करते हैं। ये देखिए विधि क्या है। पहला, सूक्ष्म जीवों द्वारा। तो जो सूक्ष्म जीव होते हैं उनके द्वारा प्राप्त करता है। कैसे, मिट्टी में पाए जाने वाले सूक्ष्म जीव जैसे एजोटोबैक्टर आदि बैक्टीरिया वायुमंडल की नाइट्रोजन को घुलनशील नाइट्रेट्स में बदलते हैं। इसके अलावा दलहन कुल के पौधों की जड़ों में गांठें पाई जाती हैं। जो अभी मैंने बताया ना, जड़ों में गांठें पाई जाती हैं गोल गोल सी, वही है। वहीं पे सारा नाइट्रोजन वो एकत्रित करते हैं। ये जो जीवाणु सूक्ष्म जीव होते हैं ये वहीं इकट्ठा कर देते हैं, जिनमें सूक्ष्म जीवाणु राइजोबियम पाया जाता है। अब वो जीवाणु कौन सा है, जो जीवाणु ये सारा काम करता है, वो जीवाणु का नाम है राइजोबियम। ठीक, ये याद करेंगे आप लोग। राइजोबियम नाम है उस जीवाणु का जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने में सहायता करता है। ये जीवाणु वायुमंडल की स्वतंत्र नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स में बदलते हैं, जिनका उपयोग पौधे द्वारा किया जाता है। अगला तरीका क्या है वो देखते हैं। तड़ित एवं वर्षा द्वारा। तेज वर्षा के समय बिजली कड़कने पर नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स बनते हैं। जब बिजली चमकती है, बरसात होती है, तो आपने देखा होगा कि बिजली की गड़गड़ाहट की आवाज़ आती है और चमकता हुआ भी दिखाई देता है। वही बिजली है ये। जब ये चमकती है, कड़कती है, तो नाइट्रोजन के ऑक्साइड बनते हैं जो वर्षा के जल में घुलकर अम्ल बनाते हैं। ठीक, नाइट्रोजन का ऑक्साइड जो होता है वो जब वर्षा के जल में घुलता है तो क्या बनाता है,
हमारा अम्ल बनाता है। अम्ल मतलब एसिड बनाता है। यह अम्ल वर्षा के साथ भूमि पर गिरता है तो कैल्शियम मैग्नीशियम को उनके घुलनशील नाइट्रेट्स में बदल देता है और जल में घुलकर ये लवण जड़ों द्वारा अवशोषित किए जाते हैं। ठीक है, तो एक तरीका ये हो गया। अगला तरीका देखते हैं, रासायनिक उर्वरक द्वारा। अब रासायनिक उर्वरक द्वारा कैसे नाइट्रोजन पौधों को मिलता है? वायु की नाइट्रोजन फैक्ट्रियों में रासायनिक यौगिक में परिवर्तित की जाती हैं और जो हवा में नाइट्रोजन होता है ना, उसको जो फैक्ट्री होती हैं उर्वरक बनाने वाली, वो फैक्ट्रियां उस नाइट्रोजन को, हवा में मौजूद जो नाइट्रोजन है उसको एक रासायनिक यौगिक में किसी, मान लीजिए किसी केमिकल वाली चीज़ में बदलती हैं और उर्वरक के रूप में इनका इस्तेमाल भूमि की उर्वरता बढ़ाने के लिए किया जाता है। उपर्युक्त विधियों द्वारा वायु की नाइट्रोजन नाइट्रेट्स के रूप में पौधों द्वारा इस्तेमाल होकर भोज्य पदार्थ में आ जाती हैं और भोजन के रूप में जंतुओं के पास या जंतुओं में पहुंचती हैं। पौधों तथा जंतुओं के मृत होने पर सूक्ष्म जीवाणु द्वारा इनका अपघटन होता है और नाइट्रोजन पुनः वायु में मिल जाता है। यानी ये नाइट्रोजन का चक्रण यही है। हमने पौधों में को नाइट्रोजन पहुंचाया, वायु में जो नाइट्रोजन है उस नाइट्रोजन को खींच के पौधों में पहुंचाया, पौधों से जो अनाज पैदा हुआ उस अनाज में नाइट्रोजन गया, उस नाइट्रोजन को हमने खाया और फिर हमने खाया, हमारे द्वारा फिर जो अपशिष्ट पदार्थ निकले या फिर मान लीजिए कभी हमारी मृत्यु होती है तो वो धीरे धीरे फिर वही मिट्टी में मिलता है या वायु में फिर से वही नाइट्रोजन मिल जाता है। तो ये जो चीज़ चलती रहती है इसी को कहते हैं, यह प्रक्रिया नाइट्रोजन चक्र कहलाती है। इसके द्वारा वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा स्थिर बनी रहती है और यही कारण है कि वायुमंडल में जो 79% मात्रा है नाइट्रोजन की वो स्थिर बनी है, क्योंकि इधर से नाइट्रोजन एक चीज़ में गया तो उधर से दूसरी चीज़ में आया और फिर से घूम के हवा में चला गया, हवा से नाइट्रोजन लिया हमने और दोबारा फिर हवा में ही पहुंचा दिया। वो तरीके अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है। तो इसी चीज़ को कहते हैं नाइट्रोजन चक्र। अब आते हैं फसलों की सिंचाई। फसलों की सिंचाई कैसे करते हैं, कैसे करनी चाहिए? मिट्टी के पोषक तत्व जल के माध्यम से ही पौधों में पहुंचते हैं। अगर जल नहीं होगा तो जो पोषक तत्व आप कितना भी मिट्टी में मिला दीजिए वो पौधों में जाएगा ही नहीं। तो जल या सिंचाई करना पौधों के लिए बहुत ही ज़रूरी है। अतः फसलों की निश्चित समयांतराल पर की जाने वाली जल आपूर्ति को ही सिंचाई कहते हैं। सिंचाई के लिए जल आपूर्ति के कई स्रोत हैं, जैसे नहर, नदियाँ, कुएं, ट्यूबवेल, वर्षा इत्यादि। इन स्रोतों से जल प्राप्त कर फसल की आवश्यकता अनुसार सिंचाई की जाती है। फसलों की अनियमित अथवा अनावश्यक सिंचाई से फसल नष्ट हो जाती है। यानी ये भी हमको ध्यान रखना है, सिंचाई तो पौधों के लिए आवश्यक है, लेकिन अगर पौधों को हम ज़्यादा सिंचाई दे देते हैं तो भी नुकसानदायक है और कम देंगे तो भी नुकसानदायक है। यानी जितनी पौधों को ज़रूरत है लगभग उतनी ही सिंचाई करनी चाहिए, आवश्यकता से अधिक सिंचाई नहीं करनी चाहिए। कभी कभी सूखे या बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाएं भी फसल को बहुत क्षति पहुंचाती हैं। सूखा मतलब कभी कभी होता है ना, किसी किसी क्षेत्र में सूखा पड़ जाता है, यानी जब बरसात चाहिए होती है तब उस समय बरसात नहीं होती, तो ऐसी स्थिति में उसको सूखा कहते हैं। मिट्टी की प्रकृति भी सिंचाई को प्रभावित करती है। मतलब किस प्रकार की मिट्टी, प्रकृति का मतलब यहाँ पे है मिट्टी किस प्रकार की है। जहाँ पे आपने बुआई की है, फसल पैदा कर रहे हैं, वहाँ की मिट्टी किस प्रकार की है, बलुई है, दोमट है या चिकनी है, ठीक है। तो बलुई मिट्टी की जल धारण क्षमता कम और चिकनी मिट्टी तथा दोमट मिट्टी की जल धारण क्षमता बलुई मिट्टी से अपेक्षाकृत अधिक होती है। मिट्टी की प्रकृति तथा फसल की आवश्यकता अनुसार सिंचाई की जाती है, इस चीज़ का हमें ध्यान रखना चाहिए। अब खरपतवार और कीड़े मकोड़े, ये सब जो चीज़ें होती हैं, खरपतवार का नियंत्रण कैसे करेंगे? देखिए, खेत में फसल के पौधों के साथ साथ कुछ अवांछनीय पौधे भी उगाते हैं और फसल की उत्पादकता को कम करते हैं। जैसे अब क्या होता है, मान लीजिए एक पौधा उगा आपके खेत में, उसके बगल में एक घास भी उगाई, खरपतवार भी उगाया, तो उससे क्या होगा, पौधे के आसपास की जो उर्वरक क्षमता होगी मिट्टी की, वो खरपतवार जो होगा वो खींच लेगा।
तो इससे जो पौधे को उर्वरा क्षमता मिलनी चाहिए थी, पोषण मिलना चाहिए था, वो खरपतवार ले लिया, तो पौधे का विकास कम हो जाएगा। इसलिए इससे क्या होती है, उत्पादकता कम हो जाएगी, जो हमारा अनाज है उसकी उत्पादकता कम हो जाएगी। इन्हें खरपतवार कहते हैं। यह भी भूमि से जल और पोषक तत्व प्राप्त करते हैं, जिससे मुख्य फसल प्रभावित होती है। खरपतवार को खेत से हटाना ही खरपतवार नियंत्रण है, यानी उस जो खरपतवार निकलते हैं उनको हमको वहाँ से उखाड़ के निकाल देना चाहिए। खरपतवार को कुछ रसायन जैसे 2,4-D तथा मेटाक्लोर द्वारा नष्ट किया जाता है, यानी ये कुछ रसायन हैं जिनका इस्तेमाल करके भी हम खरपतवार को नष्ट कर सकते हैं। तैयार हो रही फसलों को पक्षियों, चूहे, इल्ली, टिड्डे आदि से बचाने के लिए विभिन्न उपाय किए जाते हैं। जैसे आपने अभी अक्सर आज अगर तारीख देखी जाए तो 25 नवंबर 2020 है, तो आपने देखा होगा कि कुछ समय पहले यहाँ टिड्डियों का बहुत समाचार आ रहा था। टिड्डियों का हमले हो रहे थे, कह रहे थे ना कि खेतों खेतों को साफ कर देते हैं, खा जाते हैं, उनके अनाजों को खा जाते हैं। तो ऐसे ही जब इन्हीं सब टिड्डों से बचाने के लिए क्या होता है, उसके भी कई सारे उपाय होते हैं। पक्षियों को उड़ाने के लिए खेत में काक भगोड़ा किया जाता है और ढोल बजाया जाता है। अन्य पीड़कों के लिए पीड़कनाशी, फफूंद के लिए फफूंदनाशी, खरपतवार के लिए खरपतवारनाशी का इस्तेमाल किया जाता है। तो इन सब चीज़ों के लिए भी कई सारी चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है। अब कटाई एवं मड़ाई, ये क्या होता है, कैसे होता है? देखिए पहले तो ये आप चित्र देख लीजिए। इस तरह का हंसिया होता है, ठीक। इस तरह के दो, ये देखिए हंसिया बना है ना, एक दांतेदार है, इसमें देखिए दांता नहीं बना है, इसमें दांता बना है। तो ये दो तरह के हंसिया होता है, ठीक, जिससे फसल काटते हैं। अब देखिए, फसल पकने या तैयार होने के बाद फसल उत्पाद को काटना कटाई कहलाता है, ठीक। फसल पैदा हो गया, एकदम पूर्ण विकास हो गया, फसल पक गया, तो अब उसके बाद हमको फसल काटना पड़ेगा, उसी को कहते हैं कटाई। फसल को हाथों द्वारा हंसिए या दारांती की सहायता से काटा जाता है। धान और गेहूं की कटाई के लिए यंत्रों का प्रयोग करते हैं। फल तथा हरी सब्जी हाथ से तोड़ी जाती हैं। फसल के दानों से भूसा अलग करना मड़ाई कहलाता है, ठीक। अक्सर कटाई एवं मड़ाई का कार्य विशेष यंत्र कंबाइन द्वारा एक साथ किया जाता है। गेहूं की मड़ाई थ्रेशर बैल चालित शक्ति या बैल चालित होता है, या शक्ति चालित, यानी बिजली से चलने वाला भी हो सकता है और बैल के द्वारा जो चलाया जाता है वो भी हो सकता है, द्वारा की जाती है। धान के लिए पैडी थ्रेशर का प्रयोग करते हैं। कंबाइन तो आप लोगों ने देखा ही होगा, और नहीं देखा है तो सुना अक्सर होगा आपने कि एक मशीन आती है जो खेत में चलती रहती है और सीधा गेहूं धान ये जो होते हैं होता है, सीधे धान को अलग कर देता है, एकदम धान को निकाल के अलग कर देता है, और फिर बाकी उसमें भूसा नहीं निकलता। दिक्कत क्या है कि उसमें भूसा नहीं निकलता, क्योंकि वो सीधा सीधा तुरंत तुरंत का अनाज ही निकालने लगता है। अब देखते हैं, छोटे किसान पटक कर बीजों को भूसे से अलग करते हैं। इस प्रक्रिया में भूसे से हल्के तिनके हवा के साथ उड़कर दूर चले जाते हैं और बीज भारी होने के कारण भूमि पर सीधे गिर जाती है। तो आपने देखा ही होगा कि लोग गट्ठा बना बना के पटकते हैं उसको, बोझे को, तो उससे क्या होता है, दाने अलग होते रहते हैं। अब आते हैं भंडारण। भंडारण मतलब किसी चीज़ को संग्रहित करना, स्टोर करना, उसी को कहते हैं भंडारण। उपरोक्त पद्धतियों द्वारा फसल उत्पादन के पश्चात उपज का भंडारण एक महत्वपूर्ण चरण है। चूहे, कीड़े तथा अन्य छोटे जीवों से उपज को बहुत नुकसान होता है। इसके लिए बड़े पैमाने पर अन्न के भंडारण के लिए उन्नत भंडारों, धातु के बर्तनों तथा साइलों का उपयोग किया जाता है। भंडारण में ताप का भी ध्यान रखना चाहिए या रखा जाता है।
जिन खाद्यान्नों में पानी की मात्रा कम होती है, जैसे अनाज, दालें इत्यादि, को कमरे के ताप पर सुरक्षित रखा जाता है। जो सामान्य ताप होता है कमरा का, वातावरण का, उसी ताप पे हम उसको सुरक्षित करते हैं। फल सब्जियों में पानी की मात्रा अधिक होने के कारण इन्हें कम ताप पर या 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 1 डिग्री सेंटीग्रेड पर संरक्षित किया जाता है। यानी जो सब्जियां और फल होते हैं उनको हमको 0 से 1 डिग्री सेंटीग्रेड के ताप पर संरक्षित करना चाहिए, लेकिन अनाज को हम सामान्य ताप पर भी संरक्षित कर सकते हैं। देखते हैं, उचित भंडारण से निम्नलिखित उद्देश्य की पूर्ति संभव है। वो देखते हैं क्या क्या है। उचित भंडारण द्वारा वर्ष भर खाद्यान्न की उपलब्धता रहती है। मान लीजिए आपने आज गेहूं पैदा किया, आपके खेत में 4 कुंटल या 2 कुंटल गेहूं हुआ। अब उसका भंडारण अगर आप अच्छे से कर लेते हैं तो आप पूरे साल उस अनाज का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपका परिवार अगर 4 लोगों का परिवार है तो आप आराम से 3 से 4 कुंटल गेहूं का उपयोग पूरे वर्ष भर कर सकते हैं, अगर भंडारण अच्छे से किया है आपने। अगर भंडारण अच्छे से नहीं करेंगे तो अनाज खराब हो जाएगा, तो वो अनाज जो खराब हो जाएगा उसका इस्तेमाल तो आप कर नहीं पाएंगे। इसीलिए भंडारण बहुत ज़रूरी होता है। दूर दराज के क्षेत्रों में सुविधापूर्वक खाद्य पदार्थ पहुंचाए जा सकते हैं। कीड़ों और कवकों द्वारा खाद्यान्न की हानि को रोका जा सकता है। यदि कभी प्राकृतिक आपदा से फसल खराब हो जाती है तो उचित रूप से भंडारित अनाज जनता को उपलब्ध कराया जा सकता है। जैसे अभी कोरोना के माहौल में आपने सुना होगा कि हमारी सरकार ने लोगों को काफ़ी हद तक अनाज बांटा है। तो कैसे बांटा है? हमारी सरकार ने जो भंडारण किया है उसी अनाज को लोगों को बांट रही है। ठीक। खाद्यान्न का भंडारण भारतीय खाद्यान्न संस्था एफसीआई के माल गोदामों में केंद्र तथा राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। यानी केंद्र सरकार भी भंडारण करती है और जो राज्य सरकार है वो भी भंडारण करती है। दोनों अपने अपने स्तर से अनाजों का भंडारण करते हैं। अब आते हैं हरित क्रांति एवं फसल समुन्नत समुन्नत क्या होता है। देखिए, फसल उत्पाद के सभी चरण क्रमबद्ध तरीके से अपनाए जाने पर पैदावार में वृद्धि होती है। यानी अगर हम हर चरण को अच्छे से करें, बहुत ध्यान से करें, तो क्या होगा, उससे हमारी फसल का जो उपज होगा वो अधिक होगा, पैदावार अधिक होगी। देश की दिन प्रतिदिन बढ़ती जनसंख्या की खाद्य आपूर्ति के लिए फसल उत्पादन की पद्धतियों में सुधार और विकास होते रहते हैं। कृषि में सुधार लाने के उद्देश्य से इसके लिए प्रयास 1960 से शुरू किए गए हैं। इसे हरित क्रांति कहते हैं। यानी जो हरित क्रांति का नारा है या हरित क्रांति जो शुरू हुई है ये 1960 के दशक से ही चालू है। हरित क्रांति के तहत कृषि के क्षेत्र में आधुनिक कृषि यंत्रों जैसे ट्रैक्टर, हल, सिंचाई के साधन जैसे ट्यूबवेल, उन्नत कोट के बीज, कीटनाशक दवाओं तथा रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग से फसल उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि हुई है। फसल उत्पादन में वृद्धि का दूसरा उपाय फसल की उन्नत किस्मों का विकास एवं उपयोग करना है। यह प्रणाली फसल समुन्नत कहलाती है। इनमें वांछित गुण वाली दो भिन्न किस्मों के परस्पर संकरण करवा कर नई किस्म विकसित की जाती है, जिसको हम सामान्यतः कहते हैं हाइब्रिड। ठीक है, आप लोगों ने अक्सर सुना होगा कि हाइब्रिड बीज, ऐसी चीज़ें आप लोगों ने अक्सर सुना होगा। तो जो हाइब्रिड बीज कहते हैं वही चीज़ होती है कि दो गुण वाली बीजों को आपस में मिला के, या संकरण जिसको कहते हैं, संकरण कराया जाता है, उससे एक नई प्रकार की बीज तैयार होती है, उसको कहते हैं हाइब्रिड। ठीक। जैसे गेहूं की एक किस्म की उत्पादकता अधिक है किंतु कवकों के द्वारा संक्रमण शीघ्र हो जाता है, जबकि दूसरी किस्म की उत्पादकता बहुत कम है किंतु कवकों के संक्रमण के प्रति प्रतिरोधकता अधिक होती है। यानी एक किस्म है जो पैदावार तो बहुत करती है, एक इस प्रकार का गेहूं का बीज है जो पैदावार बहुत ज़्यादा होती है जिससे, लेकिन उसमें कवकों का संक्रमण बहुत जल्दी होता है। लेकिन और एक प्रकार की बीज है जिसमें उत्पादकता तो कम है लेकिन उसमें संक्रमण नहीं होता कवकों का। तो क्या होता है, इन दोनों किस्मों के संकरण
द्वारा गेहूं की ऐसी किस्म विकसित की जा सकती है जिसकी उत्पादकता भी अधिक हो और कवकों द्वारा संक्रमित होने का संभावना भी नहीं हो। यानी दोनों को मिला के एक ऐसा बीज बना दिया जाता है जिससे पैदावार भी अधिक हो और कवकों का संक्रमण भी ना हो। इसी को बोलते हैं हाइब्रिड। इस तरह की विभिन्न फसलों से वांछित गुणों के परस्पर संकरण से प्राप्त समुन्नत किस्में सारणी में दिखाई गई हैं। अब देखिए जो सारणी है, फसल और समुन्नत किस्में, ठीक ये दिखाया गया है ना। गेहूँ सोनालिका, कल्याण सोना, धान जया, पदा, पूसा 215, मक्का, गंगा, रंजीत, ये सब क्या हैं? ये किस्में हैं बीजों के, ठीक है। उन उन्नत बीजों के उपयोग से उत्पादन में वृद्धि हुई है, परंतु इससे मिट्टी की गुणवत्ता एवं जल की उपलब्धता पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। भूमिगत जल की मात्रा लगातार कम हो रही है या मात्रा में लगातार कमी आ रही है। इसके कई अन्य कारण भी हैं, जैसे जंगलों की कटाई, औद्योगिकरण, प्रदूषण इत्यादि। भूमिगत जल के स्तर को संरक्षित रखना अति आवश्यक है और इसके लिए वर्षा जल संवर्धन और जल संरक्षण को लगातार प्रोत्साहित किया जा रहा है। अब आते हैं जंतुओं से प्राप्त खाद्य पदार्थ। जंतुओं से हमें कौन कौन से खाद्य पदार्थ प्राप्त होते हैं? सामान्यतः हम सबको पता है, लेकिन फिर भी हम जानते हैं यहाँ पे कि क्या क्या चीज़ें हम इस्तेमाल करते हैं। हम सभी अपने भोजन की आवश्यकता की पूर्ति के लिए पौधों की भांति जंतुओं पर आश्रित हैं। हमें दूध, अंडे, मांस जैसे खाद्य पदार्थ जंतुओं से ही प्राप्त होते हैं। आप प्रतिदिन दूध का उपयोग करते हैं, कुछ सर्वाहार अंडे और मांस भी खाते हैं। अब सर्वाहार मतलब जो शाकाहारी और मांसाहारी दोनों होते हैं, जो मांस भी खाते हैं और शाकाहारी भोजन भी खाते हैं। हम सभी उन जंतुओं को पालते हैं जिनसे हमें खाद्य पदार्थ प्राप्त होते हैं, जैसे या जिन्हें हम पालतू जानवर भी कहते हैं। अब इसमें हमारा गाय आ जाता है। गाय से हमें क्या दूध मिलता है और दूध से हम कई चीज़ें बना सकते हैं, ठीक। पालतू जंतुओं को घर पर अथवा पशुगृह में पाला जाता है। वैज्ञानिक तौर तरीके से जंतुओं की देखभाल और पालने के विज्ञान को पशुपालन कहते हैं। विशाल जनसंख्या के पोषण हेतु जंतु खाद्य प्राप्त करने के लिए व्यापक स्तर पर पशुपालन करना आवश्यक है। फसल की तरह पशुओं की देखभाल के लिए हमें कुछ निर्धारित चरणों को अपनाना होता है। अब जैसे पशुपालन में बकरी पालन हो गया, मत्स्य पालन भी हो गया और आपका गाय का पालन भी हो गया। तो इस तरह के सारे जो पालन होते हैं ये पशुपालन में आते हैं। हालांकि जो मत्स्य पालन है वो आपका कृषि के क्षेत्र में आता है। तो इनसे हमें कई सारी चीज़ें प्राप्त होती हैं। अब आते हैं हम, देखिए हमें दूध, अंडा, मुर्गी पालन से अंडा भी मिलता है और गाय से दूध मिलता है। तो दूध, अंडा, मांस, ये सारी चीज़ें हमको पशुपालन से मिल जाती है। अब देखिए आते हैं दुग्ध उत्पादन पे, क्योंकि गाय से हमको दूध मिलता है और दूध की आवश्यकता सबको पड़ती है कहीं ना कहीं। दूध देने वाले पशु जैसे गाय, भैंस को डेयरी फार्म में पालते हैं, जहाँ पाला जाता है। इनका दुग्ध उत्पादन का जो उद्योग होता है वो जो काम करते हैं उस जगह को हम कहते हैं डेयरी। ये पशु दुधारू पशु कहलाते हैं। प्राचीन काल से ही गाय और भैंस दुग्ध उत्पादन का मुख्य स्रोत हैं। दूध से हमें विभिन्न पोषक तत्व जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, वसा, प्रोटीन, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, विटामिन ई प्राप्त होते हैं। यानी दूध में हमको ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं। क्या? कार्बोहाइड्रेट भी मिलता है, फैट भी मिलता है, फैट या वसा जिसको कहते हैं, प्रोटीन भी मिलता है, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, विटामिन ई, ये सारी चीज़ें हमको दूध में मिल जाती है। इसलिए दूध संपूर्ण आहार माना जाता है। यही कारण है कि दूध को हम संपूर्ण आहार मानते हैं, कंप्लीट फूड कहते हैं इसको। दुधारू पशुओं के पालन के लिए उनके उचित पोषण, देखभाल, संरक्षण एवं प्रजनन की आवश्यकता होती है। उचित रखरखाव होने पर ये पशु लगभग 20 वर्षों तक दूध देते रहते हैं। इन पशुओं के आहार में घास, सूखा चारा जैसे गेहूं का भूसा तथा दलहन का हरा चारा जैसे बरसीम,
अल्फाल्फा इत्यादि शामिल हैं। सरसों एवं कपास की खली का भी उपयोग चारे के लिए किया जाता है। पशु के अच्छे स्वास्थ्य के लिए भोजन का समय और उसकी उचित मात्रा आवश्यक है। यानी समय समय स्वास्थ्य के लिए तो चाहे मनुष्य हो या पशु हो, भोजन तो समय समय पर और पौष्टिक भोजन मिलता रहना चाहिए। तो पशु के हिसाब से उसका पौष्टिक भोजन कैसे निर्धारित है, उस हिसाब से उसको भोजन कराना चाहिए, तभी उसका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। और जब स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो वो दूध भी अच्छे से देगा। सामान्यतः चारा प्रातः एवं सायंकाल दूध दूहने से पहले नाद में दिया जाता है। पेयजल भी दिन में 2 बार दिया जाता है। गांव में पशुओं को चारा गाहों में छोड़ देते हैं, जहां वे भोजन प्राप्त करते हैं, और नहाने के लिए तालाबों में छोड़ दिया जाता है। जबकि डेयरी फार्म में भोजन और साफ सफाई पशुगृह में ही होती है। डेयरी फार्म की स्वच्छ एवं हवादार आवास की व्यवस्था होती है। यह पक्के बने होते हैं। फर्श पर पुआल का बिछावन होता है एवं मलमूत्र निकासन की उचित व्यवस्था होती है। तो जो डेयरी फार्म होता है वो सब बहुत वैज्ञानिक तरीके से बनाए जाते हैं, ताकि उससे हम पशुओं से अच्छे से उनको स्वस्थ रख सकें, उनका देखभाल अच्छे से कर सकें, उनको कोई रोग ना लगे, वो बीमारीग्रस्त ना हो। ये सारी चीज़ें उसमें इन हर चीज़ का ध्यान रखा जाता है उसमें। गाय और भैंस में कभी कभी संचारणीय एवं अथवा वायरस जनित रोग होते हैं, जैसे मुंह तथा खुर के रोग। इसमें पशु के मुंह और खुर में छाले हो जाते हैं तथा बुखार होता है। तेज बुखार से पशु निस्तेज हो जाते हैं। एंथ्रेक्स वायरस जनित रोग है जो पशुओं के लिए अत्यंत घातक है। यानी एंथ्रेक्स जो वायरस होता है ये एक तरह का रोग है जो पशुओं के लिए बहुत हानिकारक या घातक होता है। कभी कभी परजीवी क्रीम का संक्रमण भी पशुओं को रोगग्रसित कर देता है। रोगों के लक्षण दिखाई देते ही पशु चिकित्सक से इलाज कराना चाहिए। इनके बचाव के लिए रोग प्रतिरोधक टीके लगवाए जाने चाहिए और जंतुओं की नियमित जांच पशु चिकित्सक द्वारा होनी चाहिए। जैसे होता है ना, इंसानों को हमें अपनी जांच करानी चाहिए डॉक्टर से, या हमें कोई रोग होता है तो हमको तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। उसी प्रकार अगर जानवरों को, पशुओं की कोई बीमारी होती है तो आप तुरंत पशु चिकित्सक से उसका निस्तारण करिए, नहीं तो ये घातक हो सकता है। आयु के साथ साथ पशुओं की दुग्ध उत्पादन क्षमता में कमी आने लगती है और पशु बार बार रोगग्रस्त होने लगते हैं। रोगग्रस्त पशुओं को स्वस्थ पशुओं के साथ नहीं रखना चाहिए। कुछ लोग दूध प्राप्त करने के उद्देश्य से पशुओं को इंजेक्शन लगाते हैं। यह पशुओं के लिए अत्यंत घातक होता है। दुग्ध उत्पादन की पूर्ति हेतु उन्नत नस्लों के पशुओं का पालन करना चाहिए। इन पशुओं की कुछ उन्नत किस्मों के नाम निम्नवत हैं। देखिए, गाय की देसी नस्ल साहिवाल, सिंधी, देवनी। गाय की विदेशी नस्ल, ये देसी नस्लों में आते हैं। होल्स्टीन, फ्रेजियन। भैंस की नस्लें मुर्रा, मेहसाना, सुखी, जीली। संकरण द्वारा गायों तथा भैंसों की उन्नत नस्लें विकसित की जाती हैं। जिस तरह अभी आपने ऊपर देखा, बीजों का भी संकरण करके नए बीज बनाए जाते थे, तो वैसे ही गायों और भैंसों का भी संकरण के द्वारा नई नस्लें विकसित की जाती हैं। इससे अधिक दुग्ध उत्पादन एवं रोगरोधी जैसे वांछित लक्षणों वाली नस्लों के विकास में सहायता मिलती है। गाय की उच्च उत्पाद वाली किस्में फ्रीजियन, साहिवाल तथा होल्स्टीन फ्रीजियन है। मुर्रा भैंसें लगभग 2000 लीटर तक दूध देने की क्षमता रखती हैं। जो मुर्रा भैंसें होती हैं वो 2000 लीटर तक दूध दे देती हैं। कुक्कुट पालन, ये देखते हैं। कुक्कुट पालन अंडे एवं मांस प्राप्ति के उद्देश्य से मुर्गी, बत्तख इत्यादि पक्षियों का पालन कुक्कुट पालन कहलाता है। यानी जो मुर्गा क्या करता है, कुकड़ुक्कू करता है ना, तो बस समझ लीजिए, अगर कुक्कुट पालन कहता है तो समझिए जिनसे हमें अंडा और मांस प्राप्त होता है, उन जानवरों का पालन ही कुक्कुट पालन कहलाता है। अंडे में प्रोटीन तथा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। कुक्कुट पशुओं को
घरों में अथवा फार्म हाउस दोनों में पाला जा सकता है। मुर्गी अंडे पर बैठकर उसे 21 दिन तक सेती है। इस अवधि को उष्मायन काल कहते हैं। इससे अंडे को नमी एवं उष्णता मिलती है या अंडे में भ्रूण के विकास एवं अंडों के स्फुटन में सहायक है। इस प्रक्रम को प्राकृतिक स्फुटन कहते हैं। ठीक, अंडा कैसे होता है ये आपने देखा। बड़े कुक्कुट फार्म में अंडे देने का कार्य विशेष उपकरणों द्वारा किया जाता है, जिन्हें उष्मायित्र उष्मायित्र या यंत्र, इसी को उष्मा यंत्र कहते हैं। पूरे में अगर कहा जाए तो उष्मायित्र कहते हैं। इनका ताप स्थिर रखते हैं। कुक्कुट पक्षियों को विशिष्ट भोजन जैसे रोटी, अन्न आदि दिया जाता है और इन्हें पालने वाले लोग इन पक्षियों को खुला छोड़ देते हैं, जहाँ वे कीड़े मकोड़ों, वनस्पतियों में साग, घास, सब्जी, छिलके आदि तथा कंकड़ खाते हैं। अब देखिए, आइए जानकारी प्राप्त करें कि कुक्कुट फार्म में इन पक्षियों के भोजन आवास की व्यवस्था कैसी होती है। इसके बारे में जानते हैं कि ये पालन कैसे किए जाते हैं। कुक्कुट फार्म पक्का बना होता है, पक्का मतलब सीमेंटेड होता है, जिसमें प्रकाश, हवा का पर्याप्त व्यवस्था होता है। सामान्यतः यह ऊंचे स्थान पर होता है जहां जल भराव ना हो, यानी जहां पानी ना रुके उस जगह पे इसको बनाया जाता है। फार्म में नियमित साफ सफाई की व्यवस्था करनी पड़ती है। बैठने, खाने एवं और अंडा देने के लिए स्थान होता है। कुक्कुट आहार में दले हुए दाने, हरी खाद्य सामग्री, गेहूँ, मक्का, बाजरा जैसे अनाजों को पीसकर इसमें कंकड़ बालू का चूरा तथा या चूना पत्थर का चूरा मिलाते हैं। कंकड़ चूना पत्थर कैल्शियम कार्बोनेट का स्रोत होने के कारण अंडे का कवच बनाने में सहायक होता है। मुर्गी को जल की पर्याप्त मात्रा दी जाती है। पानी सबके लिए ज़रूरी है। पानी की भी जब पर्याप्त मात्रा होगी तभी शरीर स्वस्थ रहेगा। शरीर को स्वस्थ रखने का एक जरिया पानी भी है। स्वच्छ पानी पीना चाहिए, चाहे मनुष्य हो या जानवर हो। जल की मात्रा कम होने पर अंडे देने की क्षमता में कमी आ जाती है। कुक्कुट फार्मों में पक्षियों की सुरक्षा का प्रबंधन होता है। पक्षी रोगों के प्रति संवेदनशील होते हैं, इसलिए रोगों से बचाव का भी उचित बंदोबस्त किया जाता है। अधिक अंडोत्पादन तथा मांस के लिए संकर तकनीक द्वारा कुक्कुट की उत्पादन नस्लों का विकास उन्नत नस्लों का विकास किया जाता है। हमारे देश में वाइट लेग हॉर्न, आइलैंड रेड, ILS रेड मुर्गी की उन्नत किस्में हैं। ये सारी किस्में पाई जाती हैं हमारे देश में। आइए क्रियाकलाप से अच्छे अंडे की पहचान करते हैं। अच्छा अंडा कैसे पहचानेंगे, एक तरीका देखते हैं। गर्भ पानी से भरे एक पात्र में कुछ अंडे डाल दीजिए। ध्यान से देखिए क्या यह तैरता है या पानी में डूब जाते हैं। जो अंडा पानी में डूब जाता है वह अच्छी गुणवत्ता वाले होते हैं और जो तैरते रहते हैं वो खराब अंडे होते हैं। तो ये एक तरीका है जिससे आप ये जानेंगे कि अंडा अच्छा है या खराब है। अब देखते हैं मत्स्य पालन कैसे करते हैं। मछली पालन, फिशरी कैसे होता है। हमारे देश में मछली एक अन्य प्रमुख खाद्य स्रोत है। तटीय क्षेत्रों तथा नदियों के समीप रहने वाले विशाल जन समुदाय नियमित रूप से मछली का सेवन करते हैं। यह जंतु प्रोटीन का एक समृद्ध स्रोत है, यानी जो मछली होता है उसमें प्रोटीन की बहुत प्रचुर मात्रा होती है। शार्क और कार्प जैसी मछलियों से प्रचुर मात्रा में मछलियों का तेल मिलता है, जिसमें विटामिन ए और डी पाया जाता है। मछलियों की पूंछ, पंख एवं हड्डियों का उपयोग खाद्य के रूप में किया जाता है। जल स्रोत के आधार पर मछलियों को दो वर्गों में बांटा गया है। तालाब, झील, नहर एवं नदी में पाई जाने वाली मछलियाँ अलवड़ जल मछली कहलाती हैं। ठीक, तो जो नहर, झील, नदी, तालाब में जो मछलियाँ पाई जाती हैं इनको कहते हैं अलवड़ जल मछली, जैसे कटला, रोहू आदि। ठीक, कटला, रोहू आदि ये जो मछली होती हैं इनको अलवड़ मछली कहते हैं। जबकि सागर, महासागर में पाई जाने वाली मछली जैसे टूना,
कार्ड हो गया, शार्क हो गया, ये सब क्या है, लवण मछली कहलाते हैं। बड़े स्तर पर मछली पालन मत्स्य पालन कहलाता है। इसके लिए कुछ तालाबों को मत्स्य उत्पादन तालाब या नर्सरी के रूप में विकसित करते हैं। यहाँ स्फुटन के फलस्वरूप छोटी मछलियाँ विकसित होती हैं, जिन्हें वृद्धि करने के लिए संवर्धन तालाब में स्थानांतरित किया जाता है। संवर्धन तालाब में प्रकाश एवं ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा या पर्याप्त व्यवस्था होती है। मछलियों को आहार उचित मात्रा में दिया जाता है, साथ ही पूरक आहार की भी व्यवस्था होती है। तालाब की स्वच्छता तथा रखरखाव की भी उचित व्यवस्था की जाती है। प्रजनन तथा संकरण द्वारा कम अवधि में तीव्रता से वृद्धि करने वाली मछलियों की उन्नत नस्लों का विकास किया जाता है। तो संकरण द्वारा हम बीजों का, फसलों की बीजों का भी विकास करते हैं, गायों की नस्लों का भी विकास करते हैं, इसी प्रकार मछलियों का भी विकास करते हैं। तो आपने देखा दुग्ध उत्पादन, मछली पालन, हरित क्रांति, ये सारी चीज़ें आपने इस पाठ में पढ़ी। कैसे होता है, क्या करना चाहिए हमको, ये सारे तरीके इसमें बताए गए हैं। अब इस पाठ में हमने क्या क्या सीखा, वो कुछ बिंदु हैं, वो पॉइंट हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं, दोहरा लेते हैं। अपनी विशाल जनसंख्या को पर्याप्त आहार प्रदान करने के लिए हम कृषि पर आधारित हैं। यानी जो हमारी जनसंख्या है उसको आहार देने के लिए हमें कृषि करना है, और हमारा देश इसीलिए कृषि प्रधान देश है, क्योंकि 70% आबादी हमारे देश की कृषि पर आधारित है। उगाए जाने वाले एक ही प्रकार या एक ही किस्म के पौधे फसल कहलाते हैं। ऋतु के अनुसार फसलें खरीफ या रबी फसलें कहलाती हैं। सिंचाई, जुताई तथा गुड़ाई द्वारा मिट्टी तैयार करना आवश्यक है। इसके लिए हल तथा पाटल या जो पटरा होता है लकड़ी का, जिस पे बैठ के खेत को बराबर करते हैं, ठीक है, का उपयोग करते हैं। बीज को निर्धारित दूरी एवं गहराई में बोने से उपज अच्छी होती है। स्वस्थ बीज का चयन करने के उपरांत उन्हें बोते हैं। बुआई हाथों अथवा बीज बेधक की सहायता से की जाती है। सिंचाई विभिन्न स्रोतों से की जाती है। सिंचाई का समय या आवृत्ति मिट्टी के स्वभाव एवं फसल की किस्म पर निर्भर करती है। मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी को पूरा करने के लिए खाद और उर्वरक का प्रयोग किया जाता है। फसल की अच्छी वृद्धि के लिए खरपतवार नियंत्रण आवश्यक है। यानी खरपतवारों को निकालना या उनके जो रसायन होते हैं, खरपतवार नाशक रसायन, उनका उपयोग करना पड़ता है हमको, ताकि फसल अच्छे से वृद्धि कर सके हमारी। फसल की कटाई एवं मड़ाई हाथों द्वारा अथवा मशीनों द्वारा, जैसे कंबाइन के द्वारा की जाती है। खाद्यान्न का भंडारण बड़े गोदामों तथा साइलों में किया जाता है। संकरण द्वारा गेहूँ, चावल, मक्का आदि की उन्नतशील किस्में विकसित की जाती हैं। यानी जिसको हम हाइब्रिड बीज कहते हैं, हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। दूध, अंडे एवं मांस जैसे प्रमुख खाद्य पदार्थ प्राप्त करने के लिए गाय, भैंस, कुक्कुट तथा मत्स्य जैसे जंतुओं को पालते हैं। पालतू पशुओं को समुचित आहार, आवास, देखभाल तथा रोगों की सुरक्षा की आवश्यकता होती है। पशुओं से खाद्य पदार्थों का उत्पादन पशुपालन की उचित पद्धतियों तथा संकरण द्वारा नस्ल सुधार करके बढ़ाया जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें हमने देखी, ये सारी चीज़ें हमने इस पाठ में पढ़ी। कैसे क्या होता है, क्या क्या ज़रूरी होता है फसलों के विकास के लिए, पैदावार को बढ़ाने के लिए, ये सब हमने इस पाठ में जाना। अब यहाँ से अभ्यास प्रश्न आप लोगों के शुरू हो गए, ठीक है। अभ्यास प्रश्न आप लोग देखेंगे, हल करेंगे, देखेंगे। यहाँ से प्रश्न नंबर 2 है, रिक्त स्थान इसमें भरिएगा आप लोग। पाठ को जब पढ़ेंगे, एक बार और पढ़ेंगे, तो और अच्छे से चीज़ें समझ में आएंगी, याद होंगी। तो जब पाठ को अच्छे से पढ़ेंगे तो ये सारे प्रश्न आराम से हल हो जाएंगे, ठीक है। ये अभ्यास प्रश्न हल करिएगा।
चीज़ें बहुत आसान है, एक बार जब रिवाइज़ करेंगे तो बहुत आराम से समझ में आ जाएगा। तो ये पाठ आप लोग का समाप्त हो गया। अब अगला पाठ हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।